सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रतीक क्लासिकल गुरुजी को और पाइए सबसे तेज जीके अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? सोम प्रकाश, बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका या फिर बंबई दर्पण। दोस्तों, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जिस पत्र ने अपनी भाषा रातों रात बदल दी थी उसका नाम अमृत बाजार पत्रिका है। आइए समझते हैं ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था। दोस्तों, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में केवल अंग्रेजी भाषा में पत्रिका छापने की अनुमति थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट मार्च 1818 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन के द्वारा पारित किया गया था और इसके तहत सभी भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। दोस्तों, इस एक्ट को लागू करने के पीछे की जो मेन वजह थी वो ये थी कि अंग्रेज मानते थे कि इन समाचार पत्रों को पढ़कर लोग उनके विरुद्ध हो रहे। 1882 ईस्वी में लॉर्ड लिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया था और अमृत बाजार पत्रिका एक ऐसी पत्रिका थी जिसके संपादक मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष थे और इसने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी और इस एजेंसी की स्थापना 1861 में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था? 1555 में, 1564 में, 1575 में या फिर 1562 ईस्वी में। दोस्तों, अकबर द्वारा जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया गया था जिसे बाद में औरंगजेब लागू करता है। दोस्तों, भारत में जजिया कर की बात करें तो इसे मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था उस टाइम पे आया था। वहीं धार्मिक कर की समाप्ति अकबर द्वारा 1562 में की गई थी। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना खोला था। बाद में ये 1582 में इबादत खाना बंद हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, 1922 में, 1942 में या फिर 1923 में। दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था। वहीं 1942 की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। वहीं 1923 की बात करें तो दोस्तों 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी जिसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। आइए अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पेश किया गया था। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के लागू होने के समय 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लागू था और उस समय के जो वायसराय थे वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे। दिसंबर 1920 में नागपुर के एक विशेष अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ था जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य कर रहे थे। वहीं 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी घटना के बाद ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था जिसे महात्मा गांधी ने एक बड़ी भूल बताया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किसने लागू किया था और कब? 1878 में, 1861 में या फिर 1881 में या 1882 में। दोस्तों, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में लागू किया गया था और उस समय के जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। ये जो एक्ट था वो उन कारखानों पर लागू था जिसमें 100 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे थे और इस एक्ट के तहत 7 वर्ष से कम बच्चों के लिए काम करने पर प्रतिबंध था। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का एक राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अजात शत्रु द्वारा, ऑप्शन बी काला शोक द्वारा या फिर ऑप्शन सी उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा। दोस्तों, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन उदयन द्वारा किया गया था। दोस्तों, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई थी।
पाटलिपुत्र की नींव उदयन ने दो प्रमुख नदियों गंगा और सोन के संगम में रखी थी। दोस्तों इससे पहले मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है, किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगस्थनीज द्वारा, फाहियान द्वारा, हेनसांग द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इंडिका पुस्तक को मेगस्थनीज ने लिखा था। वहीं फाहियान जो चीन से आने वाले पहले यात्री थे, और फाहियान ने संस्कृत भाषा का अध्ययन 3 वर्षों तक यहीं भारत में ही किया था। वहीं हेनसांग की बात करें तो ये दूसरा चीनी यात्री था जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक काल में हुई थी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। दोस्तों जिस वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक काल में हुई थी उसका नाम ऋग्वेद है। आइए अब हम चारों वेदों को थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों ऋग्वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान हुई थी, जबकि अन्य तीनों वेद को बाद के वैदिक काल में लिखा गया था। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है जिसमें भजनों का संग्रह है, और इसे मानव जाति का पहला साक्षी भी कहा जाता है। इसमें कुल 1028 सूक्त है और टोटल 10 मंडल हैं, जिसमें दूसरे से 7वें मंडल तक यानी कि जो 6 मंडल है वो सबसे पुराने, और इनमें सबसे छोटे मंडल को गोत्र, वामसा मंडल या फिर कुल ग्रंथ भी कहा जाता है। दोस्तों जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है। वहीं अगर हम 9वें मंडल की बात करें तो इसमें सोम भजन संकलन यानी कि संग्रहित है। दोस्तों ऋग्वेद में सरस्वती नदी को देवी का दर्जा दिया गया था। दोस्तों ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया था। 10वां जो मंडल है उसमें पुरुष सूक्त शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामवेद। सामवेद का स्रोत समन है, जिसका अर्थ होता है धुन या फिर संगीत का संग्रह। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वेद है जो संगीत से संबंधित है। दोस्तों सामवेद एक ऐसा वेद है जिसमें धुन या फिर संगीत का संग्रह किया गया है। सामवेद में कुल 1549 सूक्त है और इसमें ध्रुपद राग भी सम्मिलित है। उद्गात्री ने सोम यज्ञ में सामवेद के मंत्रों का पाठ किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यजुर्वेद। दोस्तों वेद एक कर्मकांड वेद है। इसके 2 ग्रंथ है, शुक्ल और कृष्ण। जहाँ शुक्ल का मतलब श्वेत या फिर सफेद रंग से होता है, वही कृष्ण का मतलब काला रंग से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अथर्ववेद। दोस्तों यह वेद मंत्रों और दिशाओं से संबंधित है और इसमें टोटल 9 शाखाएं हैं। अथर्ववेद को भारतीय चिकित्सा का सबसे पुराना साहित्यिक वेद भी कहते हैं, या फिर इसे सबसे पुराना वेद भी कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं इन चारों वेदों का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है। दोस्तों सामवेद का पाठ करने वाले को उद्गता कहते हैं। वहीं ऋग्वेद का जो लोग पाठ करते हैं उन्हें होत्री कहा जाता है। अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो जो लोग यजुर्वेद का पाठ करते हैं उन्हें अर्थवयु कहते हैं। अथर्ववेद का पाठ करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम शासक कौन था? देववर्मन, ब्रह्मदत्त, बिंदुसार या फिर दशरथ। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम जो शासक था वो ब्रह्मदत्त था। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। जैसा कि हम जानते हैं मौर्य वंश से पहले नंद वंश थे। राजा धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे, जिसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था। वहीं अगर हम बात करें नंद वंश के संस्थापक की, तो दोस्तों नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्मा नंद थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रीडिंग या फिर ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन या लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में की गई थी। आइए साइमन कमीशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था।
वहीं 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया था। साइमन कमीशन का जो गठन था, मतलब कि इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था और उसकी विश्लेषण करने के साथ साथ उसका रिपोर्ट सौंपना था। दोस्तों, ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, जिसका विरोध जस्टिस पार्टी और पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सदस्य थे वो सभी के सभी अंग्रेज थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर चार्ल्स मेडकॉफ, लॉर्ड रेडिंग या फिर लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। दोस्तों, सर चार्ल्स मेडकॉफ 20 मार्च 1835 से लेकर 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी। कलकत्ता, सूरत, राजकोट या फिर साबरमती। दोस्तों, महात्मा गांधी ने हरित पुस्तिका राजकोट से जारी की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में शामिल हुए थे। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में शामिल होने वाले व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखते हैं। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे और उनके साथ ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी भी शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को शुरू किया गया था और ये गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जो बिहार में किसान की फसल उत्पादन के खिलाफ विद्रोह के लिए था। दोस्तों, इसे 3 कटिया पद्धति भी कहते हैं और ये बेसिकली नील के खेती के विरुद्ध था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी या फिर पट्टाभी सीतारमैया। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा भी दिया था। दोस्तों, इस आंदोलन के शुरू होने का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारत को बिना सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सिया नामक पुस्तक भारत के किस वायसराय ने लिखी थी। ऑप्शन ए लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। दोस्तों, पर्सिया नामक पुस्तक लॉर्ड कर्जन ने लिखी थी और ये भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भारत के पहले भारतीय सिविल सेवा ऑफिसर कौन थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुकुमार सेन, उदय सिंह या फिर अन्नदा शंकर रे। दोस्तों, भारत के पहले भारतीय सिविल सेवा ऑफिसर सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए इससे भी जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा को आरंभ में इंपीरियल सिविल सेवा भी कहा जाता था और स्टार्टिंग में ये जो परीक्षा होती थी वो केवल लंदन में आयोजित की जाती थी। सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 1922 में लॉर्ड रेडिंग ने इलाहाबाद में की थी। वहीं अगर हम बात करें लोक सेवा विभाग की, दोस्तों लोक सेवा विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में की थी। लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। वहीं अगर हम बात करें भारत के पहले आईएएस अधिकारी की, तो ये अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा थी जो कि एक महिला थी। भारत के पहले आईपीएस अधिकारी की बात करें तो दोस्तों भारत की पहली आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी।
नेक्स्ट हम देखते हैं आध्यात्मिक गुरु गदाधर चट्टोपाध्याय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी, रामकृष्ण परमहंस, श्री औरबिंदो या फिर स्वामी प्रभुपाद। दोस्तों आध्यात्मिक गुरु गदाधर चट्टोपाध्याय को रामकृष्ण परमहंस के नाम से भी जाना जाता है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। ये आध्यात्मिक गुरु और योगी थे। स्वामी विवेकानंद इनके मुख्य शिष्य थे। आइए अब हम कुछ प्रमुख व्यक्तियों और उनके राजनीतिक गुरु के भी बारे में जान लेते हैं जो एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु की बात करें तो ये महादेव गोविंद रानाडे थे। दोस्तों सिकंदर के राजनीतिक गुरु अरस्तु थे और अरस्तु के राजनीतिक गुरु की बात करें तो ये प्लूटो थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और एहो ह्यूम के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। दोस्तों ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जहांगीर ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए एक चार्टर जारी किया था। 1615 में, 1616 में, 1617 में या फिर 1618 में। दोस्तों जहांगीर ने 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध जारी करने के लिए या फिर स्थापित करने के लिए एक चार्टर जारी किया था। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखते हैं। दोस्तों 1612 में जेम्स प्रथम ने थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था। उसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, वो सूरत में कारखाना स्थापित करना था। जहांगीर के शासनकाल में दो व्यक्ति भारत आते हैं जिसमें पहला सर थॉमस रो था जिसे जेम्स प्रथम ने भेजा था। ये 1615 में भारत आया था और ब्रिटेन के महाराजा का राजदूत था। दूसरा जो आदमी जो भारत आया था वो कैप्टन हॉकिंस था। ये भी जहांगीर के समय ही आया था। ये तुर्की बढ़िया बोलता था इसलिए इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी और ये 1608 में भारत आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली किसने आरंभ की थी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन या फिर सर जॉन लॉरेंस। दोस्तों भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की स्टार्टिंग लॉर्ड कैनिंग ने की थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की कारखानी परिषद की पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय ये भारत के पहले वायसराय भी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। सैयद अहमद खां, अमीर अली, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान या फिर नवाब सली मुल्ला खान। दोस्तों बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, विरजिस कादिर, बेगम हजरत महल या फिर तात्या टोपे। दोस्तों 1857 में जो विद्रोह हुआ था लखनऊ में उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। ये नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्ष के पुत्र विरजिस कादर के नाम पर शासन किया था और 5857 के आंदोलन का नेतृत्व भी लखनऊ में इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिकृत किया गया था। वैकपत का सिद्धांत लगाकर या फिर कथित कुशासन के आधार पर, अनुदान का भुगतान न करने के कारण या फिर विदेश शक्तियों के साथ संपर्क के कारण। दोस्तों अवध को कथित कुशासन के आधार पर 1856 में ब्रिटिश क्षेत्र में अधिकृत कर लिया गया था। वहीं वैकपत का सिद्धांत की बात करें यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था और इसके आधार पर हैदराबाद को अधिकृत कर लिया गया था। तो दोस्तों ये थे प्राचीन इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।